नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्पीच की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने अनगिनत लोगों को सोचने पर मजबूर किया और शायद उनकी जिंदगी की दिशा भी बदल दी। मेरा मतलब है स्टीव जॉब्स की 2005 वाली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कमेंसमेंट स्पीच। हाँ, ये स्पीच वाकई बहुत खास है। हमारे पास इस भाषण का एक दिलचस्प स्रोत भी है। तो हमारा मिशन है इस प्रसिद्ध भाषण के पीछे की बातों को समझना और जॉब्स के जीवन के अनुभवों से निकले उन अनमोल सबक को जानना जो उन्होंने 3 कहानियों के जरिए साझा किए। ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनसे सीखने की कहानी है। और ये स्पीच खास इसलिए भी है क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन जैसी नहीं लगती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही निजी, बहुत ईमानदार, जैसे दिल से निकली हुई बात हो। जॉब्स उस वक्त अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी जीत नहीं, अपनी हार, अपनी गलतियां, अपने डर, सबके बारे में खुलकर बात करते हैं। ये सिर्फ करियर एडवाइस नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने के फलसफे पर एक मास्टर क्लास है। सही कहा। और अक्सर होता है कि ऐसी चीजें अंग्रेजी में होती हैं तो काफी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो आज हम वो भाषा की दीवार को हटाकर इसके असल सार को, मतलब इसके एसेंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी की किताब के उन 3 अहम पन्नों से, उनकी 3 कहानियों के साथ। जरूर। तो पहली कहानी का शीर्षक है डॉट्स कनेक्ट करना, यानी बिंदुओं को जोड़ना। जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही छोड़ दिया। ये अपने आप में एक बड़ा कदम था, खासकर उस वादे को देखते हुए जो उनके जन्म से जुड़ा था। उनकी जो बायोलॉजिकल माँ थी वो अविवाहित थी, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, और वो उन्हें गोद देना चाहती थी। पर उनकी एक मजबूत शर्त थी कि गोद लेने वाले माता पिता कॉलेज ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो पहले एक वकील और उनकी पत्नी तैयार हुए थे, लेकिन जब जॉब्स का जन्म हुआ तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी। अरे, ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ था। फिर क्या हुआ? फिर आधी रात को फोन गया पॉल और क्लारा जॉब्स को, जो वेटिंग लिस्ट में थे। उन्होंने फौरन हाँ कह दी, लेकिन यहाँ एक और पेच था। जब जॉब्स की बायोलॉजिकल माँ को पता चला कि क्लारा में कभी कॉलेज खत्म नहीं किया था और पॉल तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे, ओहो, तो उन्होंने एडॉप्शन पेपर्स साइन करने से ही इनकार कर दिया। तो फिर ये मामला सुलझा कैसे? ये तब सुलझा जब पॉल और क्लारा जॉब्स ने उनकी माँ को ये पक्का वादा किया कि वे स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। इसी वचन के बाद एडॉप्शन फाइनल हुआ। तो आप सोचिए, जन्म से ही उनकी जिंदगी पर कॉलेज भेजने का एक तरह का वादा जुड़ गया था। और 17 साल बाद उन्होंने वो वादा निभाया भी। जॉब्स कॉलेज गए, पर उन्होंने गलती से एक बहुत महंगा कॉलेज चुन लिया, स्टैनफोर्ड जैसा ही। उनके माता पिता, जो सामान्य वर्किंग क्लास से थे, अपनी सारी जमा पूंजी उनकी पढ़ाई पर लगा रहे थे। 6 महीने गुजर गए और जॉब्स को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं और ये कॉलेज उनकी मदद कैसे करेगा। उन्हें लगा कि वो अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो डरावना फैसला रहा होगा, कॉलेज छोड़ देना, खासकर उस पृष्ठभूमि के साथ। उस समय तो शायद ही बेवकूफ़ी भरा कदम लगा हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन जॉब्स ने बाद में इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय बताया। और कॉलेज छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सीखना छोड़ दिया। उन्होंने बस वो उबाऊ जो कंपल्सरी क्लासें होती हैं वो छोड़ दी और सिर्फ उन विषयों की क्लास में जाने लगे जिनमें उनकी सच में दिलचस्पी थी। लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं था। उनके पास रहने के लिए हॉस्टल का कमरा नहीं था, तो दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोना पड़ता था। हाँ, ये भी बताया उन्होंने। खाने के पैसे जुटाने के लिए कोक की खाली बोतलें बेचते थे और हर रविवार हफ्ते में एक बार पेट भर खाना खाने के लिए वो 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे। सुनने में ये मुश्किल लगता है, पर जॉब्स कहते हैं कि उन्हें ये सब पसंद था, शायद इसलिए कि वो अपनी मर्जी से जी रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी क्लास ली जिसका असर दुनिया भर के कंप्यूटर यूजर्स पर पड़ा। कैलीग्राफी की क्लास, सुंदर लिखावट की कला। हाँ, कैलीग्राफी। हाँ, उस समय रीड कॉलेज अपनी बेहतरीन कैलीग्राफी के लिए मशहूर था। कैंपस में हर पोस्टर, हर लेबल हाथ से खूबसूरती से लिखा होता था। लेकिन कैलीग्राफी एक कंप्यूटर बनाने वाले के लिए थोड़ा अजीब नहीं लगता? उस समय तो बिल्कुल अजीब लगता होगा, कौन सोच सकता था। लेकिन जॉब्स को ये कला बहुत आकर्षक लगी। उन्होंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा। अच्छा, ये क्या होता है? सेरिफ मतलब वो अक्षर जिनके किनारों पर छोटी सजावटी रेखाएं होती हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन में। और सेंस सेरिफ मतलब बिना उन रेखाओं वाले साफ अक्षर, जैसे एरियल या हेल्वेटिका। उन्होंने सीखा कि अक्षरों के बीच की दूरी, मतलब स्पेसिंग, को कैसे बैलेंस किया जाए और क्या चीज़ एक अच्छी टाइपोग्राफी को महान बनाती है।
ये सब क्या कहते हैं, विज्ञान से ज्यादा कला और इतिहास का मेल था। और इसका कंप्यूटर से क्या लेना देना हुआ फिर? उस वक्त तो कुछ नहीं, जॉब्स को भी अंदाजा नहीं था कि ये ज्ञान कभी काम आएगा। लेकिन 10 साल बाद जब वो स्टीव वॉज़नियाक के साथ पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, हाँ, तब उन्हें ये सब याद आया। उन्होंने ये सारा कैलीग्राफी का ज्ञान मैक में डाल दिया और नतीजा मैक दुनिया का पहला कंप्यूटर बना जिसमें सुंदर अलग अलग टाइप फेस और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स थे। प्रोपोर्शनली स्पेस्ड मतलब जैसे आई जैसा पतला अक्षर कम जगह लेता था और एम जैसा चौड़ा अक्षर ज्यादा जगह लेता था। पहले ऐसा नहीं होता था। कमाल है। तो अगर उन्होंने वो क्लास न ली होती तो शायद मैक में वो खूबसूरत फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने शुरू में मैक से काफी प्रेरणा ली, मतलब नकल की, तो हो सकता है आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीपल टाइपफेस या इतने अच्छे दिखने वाले फॉन्ट्स ना होते। वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जिंदगी के बिखरे हुए बेमतलब से लगने वाले अनुभव, वो डॉट्स, आगे चलकर जुड़ सकते हैं। तो इस कहानी से मुख्य सबक क्या निकलता है? सबक ये है कि आप भविष्य की तरफ देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे मुड़कर ही देख सकते हैं कि वो कैसे जुड़े। इसलिए आपको इस बात पर भरोसा करना होगा कि आप आज जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। जॉब्स कहते हैं किसी चीज में विश्वास रखना ही होगा, चाहे वो आपकी गट फीलिंग हो, किस्मत हो, कर्म हो या कुछ और। यही विश्वास आपको अपने दिल की सुनने का साहस देता है, तब भी जब रास्ता मुश्किल या लीक से हटकर हो। और अक्सर यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो मतलब वर्तमान में भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है, ये मानते हुए कि सब कुछ अंत में जुड़ जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि पारंपरिक सलाह तो अक्सर एक सीधी रेखा में चलने की होती है। चलिए अब दूसरी कहानी पर आते हैं, प्यार और नुकसान, लव एंड लॉस। हाँ, जॉब्स खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें वो काम जल्दी मिल गया जिससे उन्हें प्यार था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वॉज़नियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। और वो शुरुआत जबरदस्त रही। दोनों ने बहुत मेहनत की। 10 साल के अंदर वो 2 लोगों की गैराज कंपनी $2 बिलियन की विशाल कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी थे। वाह। उन्होंने अपना सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट मैकिन्टॉश लॉन्च ही किया था। जॉब सिर्फ 30 साल के थे, सफलता के शिखर पर, और तभी उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। ये कैसे हो सकता है, अपनी ही कंपनी से निकाला जाना? ये तो मतलब सुनने में ही अजीब लगता है। हुआ ये कि जैसे जैसे एप्पल बड़ी हुई, जॉब्स को लगा कि कंपनी चलाने में मदद के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने जॉन स्कली नाम के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पेप्सी से एप्पल में लाने के लिए राजी किया। अच्छा, वही फेमस लाइन बोलकर? हाँ, वही वाली, क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मीठा पानी बेचकर बिताना चाहते हो या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो? कमाल की लाइन है। बिल्कुल। पहला साल तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य को लेकर जॉब्स और स्कली के विजन में, उनके नजरिए में गहरे मतभेद होने लगे। मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गया और बोर्ड ने स्कली का साथ दिया और जॉब्स को निकाल दिया। हाँ, नतीजा 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को सार्वजनिक रूप से एप्पल से निकाल दिया गया। ये तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। उनकी पूरी पहचान ही एप्पल से जुड़ी थी। बिल्कुल। जॉब्स के लिए ये विनाशकारी था। जिस चीज को उन्होंने अपनी पूरी जवानी दी थी, वो उनसे छीन ली गई थी। वो पूरी तरह टूट गए थे। कुछ महीनों तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उन्हें लगा जैसे वो एक पब्लिक फेलियर है, पूरी दुनिया के सामने असफल हो गए हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली छोड़कर जाने का भी सोचा। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है ना? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जॉब्स ने बाद में कहा कि एप्पल से निकाला जाना उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। क्या? सबसे अच्छी चीज? ये कैसे? सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन उनका तर्क था कि सफल होने का जो भारी बोझ उनके कंधों पर था, वो अचानक हट गया। वो फिर से एक बिगिनर, एक नौसिखिया जैसा हल्का महसूस करने लगे। किसी भी चीज के बारे में निश्चितता नहीं थी, पर एक आजादी थी। और इस आजादी ने क्या किया? इस आजादी ने उन्हें उनके जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में पहुंचा दिया। अगले 5 सालों में उन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू की। एक थी नेक्स्ट, जो हाई एंड कंप्यूटर बनाती थी, और दूसरी पिक्सार। पिक्सार, वही एनिमेशन वाली, टॉय स्टोरी वाली? जी हाँ, वही पिक्सार, जिसने दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर से बनी एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। वाह। और इसी दौर में उनकी मुलाकात लॉरेन पावेल से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक
दोनों स्तरों पर ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। और फिर किस्मत ने एक और पलटी मारी, एप्पल वापस। बिल्कुल। एक बिल्कुल अप्रत्याशित घटनाक्रम में एप्पल ने 1997 में नेक्स्ट को खरीद लिया और इस सौदे के जरिए स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए। कमाल है। और बात यह है कि नेक्स्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी वही आज के मैक OS X और iOS यानी आईफोन और आईपैड के ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार बनी। तो एक तरह से एप्पल का जो पुनर्जन्म हुआ वो उसी टेक्नोलॉजी से हुआ जिसे जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद बनाया था। तो इस कहानी का सार क्या है? प्यार और नुकसान का ये कैसा रिश्ता है? जॉब्स का संदेश था कि अगर उन्हें एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो शायद ये सब कुछ मतलब नेक्स्ट, पिक्सार, लॉरेंस से मुलाकात, एप्पल में वापसी ये सब नहीं होता। वो कहते हैं कि ये एक बहुत कड़वी दवा थी पर शायद मरीज को इसकी सख्त जरूरत थी। जिंदगी कभी कभी आपके सिर पर जोर से चोट करती है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात इसमें क्या थी? सबसे जरूरी बात जिस पर जॉब्स ने बहुत जोर दिया, महान काम करने का, संतुष्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है जिससे आप प्यार करते हैं तो खोजते रहिए, रुकिए मत, समझौता मत कीजिए। डोंट सेटल। हाँ, डोंट सेटल। जॉब्स इसकी तुलना प्यार या दोस्ती से करते हैं, जैसे दिल के मामलों में होता है, जब सही चीज मिलती है तो आपको अंदर से पता चल जाता है। और किसी भी अच्छे रिश्ते की तरह ये समय के साथ और गहरा और बेहतर होता जाता है। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। ये बहुत शक्तिशाली संदेश है, खासकर आज के दौर में जब करियर को लेकर इतना दबाव होता है। चलिए अब तीसरी और आखिरी कहानी पर चलते हैं जो मृत्यु के बारे में है। जब जॉब सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने कहीं एक विचार पढ़ा था जिसका सार कुछ ऐसा था, अगर आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो किसी न किसी दिन आप सही साबित होंगे। ये विचार काफी गहरा है और जॉब्स पर इसका जबरदस्त असर हुआ। उन्होंने बताया कि उस दिन से लेकर अगले 33 सालों तक, मतलब जब वो ये भाषण दे रहे थे, वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं आज करने वाला हूँ? और अगर जवाब नहीं होता था तो? अगर कई दिनों तक लगातार जवाब नहीं होता था तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। ये खुद को जांचने का, अपनी प्राथमिकताओं को समझने का एक शक्तिशाली तरीका था उनके लिए। इस सोच का महत्व क्या है? मौत के बारे में सोचना तो काफी निराशाजनक भी लग सकता है। जॉब्स का नजरिया अलग था। उनके अनुसार ये याद रखना कि आप एक दिन मर जाएंगे बड़े निर्णय लेने में सबसे मददगार चीज है। कैसे? क्योंकि ये मौत के सामने बाहरी उम्मीदें, गर्व, शर्मिंदगी या असफलता का डर, ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। ये आपको उस जाल से बचाता है जिसमें आप ये सोचकर फंस जाते हैं कि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जॉब्स कहते हैं आप पहले से ही नग्न हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। और फिर उन्होंने मौत को बहुत करीब से महसूस भी किया। हाँ, इस भाषण से लगभग 1 साल पहले उन्हें कैंसर का पता चला था। सुबह 7:30 बजे उनका स्कैन हुआ जिसमें उनके पैंक्रियाज में यानी अग्न्याशय में एक ट्यूमर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टरों ने लगभग यकीन से कह दिया कि ये उस तरह का कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। हे भगवान, ये सुनना कितना भयानक रहा होगा। यकीनन। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि घर जाकर अपने सारे मामले सुलझा लें, जो डॉक्टरों की भाषा में कहने का तरीका था कि मरने की तैयारी कर लो। इसका मतलब था कि वो सारी बातें जो आप सोचते हैं कि अगले 10 साल में अपने परिवार को बताएंगे, वो सब अगले कुछ महीनों में करनी थी। अपने प्रियजनों को अलविदा कहने की तैयारी। उन्होंने उस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया। लेकिन फिर कुछ और हुआ। उसी शाम उनकी बायोप्सी हुई, मतलब जांच के लिए ट्यूमर से छोटा सा सैंपल लेना। डॉक्टरों ने गले के रास्ते पेट में एक एंडोस्कोप डाला और पैंक्रियास से सुई के जरिए ट्यूमर की कुछ कोशिकाएं निकालीं। जॉब्स उस समय बेहोश थे पर उनकी पत्नी लॉरेन वहां थी। उन्होंने बाद में बताया कि जब डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप में उन कोशिकाओं को देखा तो वो खुशी से रो पड़े। रो पड़े खुशी से? क्यों? क्योंकि पता चला कि ये पैनक्रियाटिक कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार था जो सर्जरी से पूरी तरह ठीक हो सकता था। ये एक चमत्कार जैसा था। उनकी सर्जरी हुई और वो ठीक हो गए। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। मौत के दरवाजे से वापसी की सामना था और इस अनुभव के आधार पर
वो मृत्यु के बारे में कुछ बातें पूरे विश्वास से कह सकते थे। उनका निष्कर्ष थोड़ा चौंकाने वाला था। मृत्यु शायद जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। सबसे बेहतरीन आविष्कार? हाँ, वो कहते थे ये जीवन का चेंज एजेंट है, परिवर्तन लाने वाला कारक। ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। उन्होंने वहां मौजूद ग्रेजुएट से थोड़ी नाटकीयता से कहा, इस समय आप सब नए हैं, लेकिन आज से कुछ ज्यादा समय नहीं बीतेगा जब आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और रास्ते से हटा दिए जाएंगे। थोड़ी कठोर बात लगती है, पर जीवन की सच्चाई भी यही है। तो इस कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है फिर? मुख्य संदेश है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच, जिसे जॉब्स ने डॉगमा कहा, मतलब दूसरों के विचारों के नतीजों के साथ जीना या दूसरों की सोच के बनाए नियमों पर चलना, उसमें मत फंसिए। दूसरों की राय के शोर में अपनी अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग, अपने अंतर्ज्ञान को दबने मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात उनके अनुसार क्या थी? सबसे जरूरी है अपने दिल और अपनी सहज बुद्धि, अपने इंट्यूशन की बात सुनने का साहस रखना। जॉब्स का मानना था कि वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब कुछ, दूसरों की उम्मीदें, सामाजिक दबाव, पैसे का लालच, ये सब गौण है, सेकेंडरी है। तो स्टीव जॉब्स की इन 3 कहानियों, कनेक्टिंग द डॉट्स, लव एंड लॉस और डेथ से हमने कई अहम बातें सीखी। पहली, भरोसा रखें कि जीवन के अलग अलग अनुभव, चाहे वो उस समय कितने भी बेतरतीब लगें, भविष्य में जुड़कर कोई मतलब जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। दूसरी, वो काम ढूंढिए और कीजिए जिससे आप सच में प्यार करते हैं। अगर नहीं मिला है तो हार मत मानिए, खोजते रहिए, समझौता मत कीजिए, क्योंकि महान काम करने का यही एकमात्र रास्ता है। और हाँ, असफलताएं, जैसे एप्पल से निकाला जाना, अक्सर छिपे हुए अवसर हो सकते हैं। सही। और तीसरी, ये याद रखिए कि आपका समय सीमित है। इसे दूसरों की उम्मीदों या सोच के हिसाब से जीकर बर्बाद ना करें। मृत्यु की सच्चाई हमें निडर बनाती है और अपने दिल और इंट्यूशन के सुनने का साहस देती है। हाँ, ये कहानियां सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचे तो ये जीवन, करियर, सफलता और खासकर मुश्किल वक्त से निपटने के लिए एक बहुत गहरा नजरिया देती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे सबसे दर्दनाक या भ्रमित करने वाले अनुभव भी व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता और अंततः एक सार्थक जीवन का स्रोत बन सकते हैं। अपने भाषण के आखिर में जॉब्स ने द होल अर्थ कैटलॉग नाम के एक पुराने प्रकाशन का जिक्र किया, जिसे वो अपनी जवानी में पढ़ते थे। उसके आखिरी अंक के पिछले कवर पर एक सुबह की तस्वीर के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, स्टे हंग्री। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। हाँ, भूखे रहो, मूर्ख रहो। ये एक दिलचस्प वाक्य है। इसका क्या मतलब निकाला जॉब्स ने? उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने लिए यही कामना की है, और अब जब ग्रेजुएट्स अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे तो जॉब्स ने उनके लिए भी यही कामना की। स्टे हंग्री, यानी हमेशा कुछ नया सीखने, करने और हासिल करने की भूख बनाए रखो। कभी संतुष्ट होकर बैठ मत जाओ। और स्टे फूलिश, यानी कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। हमेशा एक नौसिखिए की तरह जिज्ञासु बने रहो। सवाल पूछने से मत डरो। लीक से हटकर सोचने का साहस रखो, भले ही लोग तुम्हें मूर्ख समझें। ये एक शक्तिशाली विदाई संदेश है। हमेशा सीखते रहो और हमेशा सवाल पूछते रहो। ज्ञान की भूख और विनम्रता का एक सुंदर मिश्रण। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है जिस पर वो मनन कर सकते हैं। जॉब्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपका दिल और आपका अंतर्ज्ञान किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। आज की दुनिया में, जहाँ सोशल मीडिया, दोस्तों, परिवार की राय, समाज की उम्मीदों का इतना शोर है, कोई अपनी उस अंदर की आवाज को कैसे पहचाने, उसे बाहरी शोर से अलग कैसे करें? क्या ये वाकई इतना सहज है जितना जॉब्स कहते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स के जीवन और विचारों की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरक रही होगी।